नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पशु परिसर का सिलेबस तो अपन ने देख लिया है, उसकी चर्चा अपन ने कर ली है। आज अपन शुरू करने वाले हैं श्री गणेश करेंगे। पशुपालन में जो पार्ट ब होता है, बी पार्ट है, उसका सिलेबस शुरू करेंगे आज से अपने पार्ट बी के पशुपालन के पशु परिसर का जो एग्जाम है उसका पार्ट बी है, उसका आज से अपन सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। उसकी आज अपने जो क्लास है वो पहली क्लास होने वाली है, उसका अपन शुरू श्री गणेश करने वाले हैं आज से। तो दोस्तों, आप लगातार जुड़े रहना अपने साथ। मैं जो आपका जो पार्ट बी के 45 क्वेश्चन आते हैं, इन 45 कोशिश रहेगी अपन सही करें। 45 का चमाली नहीं होने दूंगा। बस आपको एक ही शर्त पे रहना है कि जो भी पढ़े बस लगन के साथ पढ़े, लगन के साथ सब कुछ करें। और जो किताबें पढ़नी है पशुपालन के लिए, वो अपन को लगभग 11th और 12th की किताब पढ़नी है। 11th और 12th की किताब है जो एनिमल हस्बेंड्री, कृषि विज्ञान की जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो पोटेशन है 11th और 12th का, वो ही अपन को पढ़ना है। उसी में से एक क्वेश्चन आएगा और उसके अलावा क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको साथ साथ में अपडेट करवाता रहूंगा। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करने जा रहे हैं आज एनिमल हस्बेंड्री। क्या शुरू करने जा रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री आज अपन जो शुरू करने जा रहे हैं। इसके 45 क्वेश्चन आएंगे जो 45 नंबर के होंगे। मैं कोशिश यही रहेगी कि इन 45 में से आपका 44 भी नहीं होने दूं। 45 के 45 सही करो। अपन सब मिलेंगे, आपका भी साथ रहेगा तो अपन जरूर कामयाब होंगे इसके अंदर। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं पशुपालन विज्ञान। अपन इसमें शुरुआत में पढ़ेंगे पशुपालन क्या है, इसके जनक कौन है। उसके बाद में अपन शुरू करेंगे शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, जिसके तहत अलग अलग प्रकार के जो पशु विज्ञान में पशुशाला में जो अलग अलग उपकरण काम आते हैं उनको क्या बोलते हैं, पशुओं के अंदर जो क्रियाएं होती है उनको क्या बोलते हैं, उन सब शब्दावली का अपन शुरू करेंगे। अब बात करते हैं अपन पशु विज्ञान, पशुपालन की शुरुआत करते हैं कि पशुपालन क्या है क्या नहीं है, इसके जनक कौन है। तो पशुपालन पशुओं का प्रबंधन की एक कला है। क्या है? पशुपालन है जो पशुओं के प्रबंधन की एक कला और विज्ञान है। पशुपालन क्या है? पालतू पशुओं के प्रबंधन की एक कला और विज्ञान है। इसके अगर अपन परिभाषा की बात करें तो कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं का आवास प्रबंधन, स्वास्थ्य, प्रजनन, आहार तथा उसके साथ साथ उनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद है उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है, पशुपालन विज्ञान कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा, पशुपालन किसकी शाखा है? कृषि विज्ञान की शाखा है। कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं का आवास, अंतर्गत किसका अपन अध्ययन करेंगे? पशुओं के आवास, जिसके अंतर्गत पशुओं का आवास आवास प्रबंधन, आहार प्रबंधन, प्रजनन, पशुओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पशुओं से उत्पन्न और प्राप्त होने वाले पशु उत्पादों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पशुपालन विज्ञान कहलाता है। तो पशुपालन विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं का आवास, आहार, प्रजनन, स्वास्थ्य तथा उनके साथ साथ पशु उत्पादों का विस्तृत रूप से अध्ययन करना, उनकी देखभाल करना क्या जिस शाखा के अंदर किया जाता है वो क्या है? पशुपालन विज्ञान कहलाती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अपन पशुपालन विज्ञान के जनक कौन है। पशुपालन विज्ञान के जनक बात करें, फादर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, किसकी बात करें? फादर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फादर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन विज्ञान के जनक की बात करें तो पशुपालन विज्ञान के जनक है वो है हैकर। कौन है? हैकर। हैकर नामक वैज्ञानिक है जो पशुपालन विज्ञान के जनक है। पशुपालन विज्ञान के जनक है या फादर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री अपन इसको बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अपन टर्मिनोलॉजी की। टर्मिनोलॉजी में शब्दावली पढ़ेंगे कि पशुपालन क्या है, ये तो अपन ने देख लिए। अब अपन शुरू करने वाले टर्मिनोलॉजी, शब्दावली। टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत अपन वो परिभाषा या वो शब्द पढ़ेंगे जिनमें पशु क्रियाएं होती है। पशुशाला में काम आने वाले विभिन्न उपकरण है। डेयरी के अंदर कौन कौन से उपकरण होते हैं, पशु चिकित्सा के अंदर कौन कौन से उपकरण होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इन सब के बारे में अपन शुरू करेंगे, शब्दावली के बारे में शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास है वो
पशु परिसर की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जेट CUET उनकी भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं अपन शब्दावली की टर्मिनोलॉजी की शुरू करते हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी अपनी है वो है चयन। क्या है दोस्तों? चयन या सिलेक्शन। कि चयन किसको कहते हैं, सिलेक्शन किसको कहते हैं? इसको वरण भी बोलते हैं। चयन को क्या बोलते हैं? वरण। चयन होगा, सिलेक्शन हुआ, वरण हुआ, इसको क्या कहते हैं? अब किसी अपन मान लो पशु परिसर बन गए, पशु परिसर का कार्य क्या होता है? कंपाउंडर के आगे काम करना। तो किसी कंपाउंडर ने बोल दिया कि इन पशुओं में से पशुओं का चयन कीजिए, पशुओं का सिलेक्शन कीजिए, तो क्या होता है इनके बारे में अपन बात करते हैं। पशुओं का चयन या सिलेक्शन की बात करें तो पशुओं के झुंड में से कोई पशुओं का झुंड है, पशुओं के झुंड में से अपनी इच्छा अनुसार अच्छे उत्पाद वाले पशुओं का चयन कर अलग करना। तो पशुओं के झुंड में से अपनी इच्छा अनुसार उत्पादक तथा अच्छे गुण वाले पशुओं का चुन कर अलग करना। उत्पादक व अच्छे गुण वाले पशुओं को अलग करना। क्या कहलाता है? सिलेक्शन या चयन कहलाता है। चयन क्या होता है कि मान लो कोई भी पशुओं का झुंड है, जैसे कोई 50-60 गाय खड़ी है, उन गायों में से गायों को देखकर उनमें से अच्छे उत्पादक वाली गाय है, जैसे किस गाय का दूध है जो सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक दूध देने वाली गायों को चुनकर अलग करना, ये क्या है? चयन है। अब बात करते हैं अपन कलिंग की। दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो है कलिंग। कि कलिंग क्या होता है? चयन तो आपको समझ में आ गया अपन को कि कोई भी अच्छे गुण वाले पशुओं का चयन करना। ऐसे कोई भी भेड़ हुआ, बकरी हुई, गाय हुई, किसी का झुंड है, उसमें से अच्छे गुण वाले पशु है जिनकी दूध उत्पादन क्षमता अधिक हो। भेड़ों की बात करें तो ऊन उत्पादन क्षमता अधिक हो, उन भेड़ों को या पशुओं को चुनकर अलग करना, ही क्या होगा? चयन। अब बात करते हैं अपन कलिंग की। क्या कलिंग क्या होता है? अगर अपन कलिंग की बात करें तो कलिंग होता है कि किसी समूह या झुंड में से अनुत्पादक अवांछित पशुओं को अलग करना। क्या होता है? पशुओं के किसी समूह या झुंड में से, पशुओं का किसी समूह या कोई झुंड है, झुंड में से अनुत्पादक या अवांछित या बीमार पशुओं को चुनकर अलग करना। बीमार पशुओं को चुनकर अलग करना। पशुओं को चुनकर अलग करना क्या हो गया? कलिंग हो गया। तो चयन क्या होगा? अच्छे गुण वाले पशुओं को चुनकर अलग करना। उसके विपरीत बात करें अपन कलिंग की। कलिंग क्या होता है कि अनुत्पादक गुण वाले हैं, यहाँ कोई अवांछित पशु है जिनकी कोई इच्छा ही नहीं है, कोई अपन से उसको लाभ नहीं होता है, उनको अलग करना। यहाँ कोई बीमार पशु है, उनको अलग करना। कोई मान लो पशुओं का झुंड है, गाय भैंस जो भी है, उनके झुंड में से अपन घूमेंगे, उनमें से उस गाय को अलग करना है जिनकी दूध उत्पादन क्षमता नहीं है, अनुत्पादक है, जैसे कोई उत्पादक प्राप्त नहीं होता है, अवांछित है या फिर बीमार है, उन पशुओं को चुनकर अलग करना कलिंग कहलाता है। और उत्पादक या अच्छे गुण वाले पशुओं को चुनकर अलग करना क्या कहलाता है? चयन कहलाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो उसके बाद में है डॉकिंग। तीसरी बात करें डॉकिंग। डॉकिंग क्या होता है? डॉकिंग जैसे इस शब्द को पता है, शब्द से ही पता चलता है कि डॉकिंग क्या होता है। डॉकिंग की बात करें, डॉकिंग क्या होता है? भेड़ों के पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डॉकिंग कहलाती है। डॉकिंग क्या होती है? भेड़ों या अन्य पशुओं में पूंछ काटने की क्रिया, पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डॉकिंग कहलाती है। किसी कंपाउंडर ने पशु परिसर को बोल दिया कि इन भेड़ों में डॉकिंग की क्रिया करें, अब उस पशु परिसर को पता ही नहीं होगा कि डॉकिंग क्या है, तो वो क्या करेगा। इसलिए अपन को इन टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो अब बात करते हैं अपन डॉकिंग। डॉकिंग क्या होता है कि भेड़ की पशु पूंछ होती है, उनको काटने की क्रिया ही क्या होती है? डॉकिंग होती है। भेड़ का पूंछ काटने की क्रिया ही डॉकिंग होती है। पूंछ क्यों काटते हैं? इसको काटने के उद्देश्य की बात करें, अपन क्यों काटते हैं पूंछ, क्या लिया अपन ने उस भेड़ के पूंछ से, तो वो पूंछ काट रहे हैं। भेड़ में परजीवियों के संक्रमण को रोकने के लिए, परजीवियों के संक्रमण को रोकने के लिए
परजीवियों के संक्रमण को रोकने के लिए, भेड़ों को परजीवियों से बचाने के लिए क्या करते हैं? डॉकिंग की क्रिया करते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि भेड़ों में डॉकिंग की क्रिया क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं कि परजीवियों का संक्रमण को रोकने के लिए। भेड़ों को परजीवी नहीं आए, भेड़ों के ऊपर कोई बाह्य परजीवी है जैसे चिचरी है, जू है, इनका प्रकोप नहीं हो, इनसे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? डॉकिंग करते हैं। और अब मैं एक और बात बता दूं, तो भेड़ों को है जो परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। भेड़ों को क्या कहते हैं? परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं, परजीवियों का म्यूजियम, परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, चाहे अपन सिलेक्शन की बात करें, चाहे कलिंग की बात करें, डॉकिंग की बात करें, इसके आगे आने वाली टर्मिनोलॉजी की बात करें, हर एक लाइन से क्वेश्चन उठ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। इसमें बात करें कि क्वेश्चन आ सकता है परजीवियों का म्यूजियम किस पशु को कहा जाता है? तो परजीवियों का म्यूजियम किस पशु को कहते हैं? भेड़ को है जो परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। डॉकिंग क्या होती है? मैंने बताया कि भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया होती है, वो डॉकिंग होती है, और भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। भेड़ की पूंछ कब काटने हैं? काटने का अगर समय की बात करें तो 1 से 2 सप्ताह की उम्र में काटते हैं। अगर अपन बात करें भेड़ में डॉकिंग की क्रिया कब की जाती है, तो भेड़ में डॉकिंग की क्रिया है वो 1 से 2 सप्ताह की उम्र में की जाती है। उससे अगली बात करें अपन डिसबडिंग। क्या करें? डिसबडिंग, डिसबडिंग, इसको डी हॉर्निंग भी बोलते हैं, डी हॉर्निंग, डिसबडिंग या डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग या डिसबडिंग क्या होता है? डी का मतलब हो गया हटाना, डी का मतलब क्या हो गया? हटाना या निकालना, और हॉर्न का मतलब क्या होता है? सींग होता है। क्या होता है? सींग। यानी कि पशुओं से सींग हटाने की क्रिया, पशुओं के सींग हटाने की क्रिया क्या होती है? डिसबडिंग होती है, या डी हॉर्निंग बोलते हैं जिसको। डिसबडिंग या डी हॉर्निंग क्या होती है? पशुओं के सींग हटाने की क्रिया, सींग काटने की क्रिया या हटाने की क्रिया क्या होती है? डी हॉर्निंग होती है। डी हॉर्निंग है, इसको डिसबडिंग भी बोलते हैं। डी हॉर्निंग अपन शब्द से पता चल जाता है। हॉर्न का मतलब क्या होता है? सींग होता है, और डी का मतलब क्या होता है? हटाना, यानी कि पशुओं के सींगों को हटाने की क्रिया डी हॉर्निंग कहलाती है। सींग क्यों हटाते हैं? इसका उद्देश्य क्या है सींग हटाने की? अगर अपन उद्देश्य की बात करें, पर्पस की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो पशुओं में अपन को पता है जिन गायों के बड़े सींग होते हैं उनमें सींग कैंसर की संभावना होती है। एक रोग होता है सींग कैंसर, सींग कैंसर। जैसे जो कांकरेज नस्ल की गाय है, कांकरेज नस्ल की गाय जिनमें सर्वाधिक सींग कैंसर पाया जाता है, कांकरेज। अपन अगर कांकरेज नस्ल की गाय की बात करें तो इसमें सर्वाधिक सींग कैंसर पाया जाता है, 90% सींग कैंसर होता है, क्योंकि इन गायों के सींग होते हैं जो बड़े बड़े आकार में होते हैं, लंबाई उनकी अधिक होती है, इनमें सींगों की संभावना, सींग है जो कैंसर की संभावना अधिक रहती है, इसलिए इनमें सींग हटा दिए जाते हैं। इसके अलावा पशुओं को आवास में कम जगह घेरते हैं सींग हटाने पर, यह भी इनका उद्देश्य है। पहला तो है पशुओं को सींग कैंसर या बीमारियों से बचाने के लिए, दूसरा आवास की कम आवश्यकता रहती है। अगर पशुओं के सींग छोटे होंगे तो उनको कंट्रोल अपन जल्दी कर सकते हैं, उनके ऊपर अपन जो अधिकार है वो जल्दी कर सकते हैं। इनके लिए अपन डी हॉर्निंग या डिसबडिंग की क्रिया करते हैं। उससे आगे अपन बढ़ते हैं, तो अपन पहला पढ़ा था चयन। तो चयन मैंने बताया कि अच्छे गुण वाले पशुओं को चुनकर अलग करना चयन होता है। उसके विपरीत अपन ने पढ़ा कि पशुओं के झुंड में से अनुत्पादित पशुओं को चुनकर अलग करना क्या होता है? कलिंग होता है। उसके बाद में अपन पढ़ा डॉकिंग, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया होती है, वो होती है डॉकिंग। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। उसके अलावा जो डॉकिंग की क्रिया है वो 1 से 2 सप्ताह की उम्र में की जाती है। उसके बाद में पढ़ा अपन डी हॉर्निंग या डिसबडिंग, यानी कि पशुओं के सींग काटने की क्रिया या सींग हटाने की क्रिया होती है, जिसको डी हॉर्निंग या डिसबडिंग कहा जाता है। और ये जो डी हॉर्निंग या डिसबडिंग की क्रिया है ये अपन कभी भी कर सकते हैं, चाहे अधिक उम्र का पशु हो चाहे छोटे कम उम्र का पशु हो, किसी में भी किया जा सकता है। अगला पढ़ेंगे अपन डी बीकिंग। अगली टर्मिनोलॉजी कौन सी है? डी बीकिंग, डी बीकिंग, डी बीकिंग, डी बीकिंग। डी बीकिंग जैसे अपन को शब्द से ही पता चल रहा है, बी का मतलब हो गया हटाना। क्या हो गया? हटाना या काटना। बी का मतलब होता है चोंच। क्या होता है? चोंच, यानी कि चोंच को हटाना। चोंच किस में होती है? चोंच होती है पक्षियों में या मुर्गियों में। तो मुर्गियों या पक्षियों में
चोंच को हटाना या चोंच को काटने की क्रिया क्या होती है? डीबीकिंग होती है। मुर्गियों में चोंच को काटना, मुर्गियों में चोंच को काटना या मुर्गियों में चोंच को काटने की क्रिया क्या होती है? डीबीकिंग या डीबीकिंग होती है। मुर्गियों में चोंच को काटने की क्रिया होती है वो डीबीकिंग होती है। तो डीबीकिंग सबसे ही पता चलता है। डी का मतलब हो गया हटाना या काटना, बी का मतलब हो गया चोंच, बीक, बी ई ए के, बी का मतलब क्या होता है? चोंच होता है, और डी का मतलब हो गया हटाने। यानी कि मुर्गियों में चोंच को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डीबीकिंग कहलाती है। ये कब करते हैं? तो ये 1 माह की उम्र में करते हैं। कब करते हैं? 1 माह की उम्र में करते हैं। इसके लिए उपयुक्त उम्र की बात करें तो क्या है? मुर्गियों में 1 माह। जब मुर्गियां 1 माह की हो जाती है, लगभग 1 महीने की हो जाती है, तो उसमें अपन कौन सी क्रिया करते हैं? डीबीकिंग करते हैं। डीबीकिंग में क्या करते हैं? 1/4 भाग ऊपरी भाग काटते हैं और निचली चोंच होती है उसका काटते हैं अपन 1/8 भाग। ऊपरी चोंच का कितना भाग काटते हैं? ऊपरी चोंच का काटते हैं 1/4 भाग, 1/4 भाग। यानी कि लगभग जो चोंच है उसका 25% हिस्सा काटा जाता है। कितना काटते हैं? 25% जो हिस्सा इसमें अपन ऊपरी चोंच में काटते हैं। और निचली चोंच में अगर अपन निचली चोंच की बात करें कि निचली चोंच में कितना काटा जाता है, तो वो काटा जाता है 1/8 भाग। कितना काटते हैं? 1/8 भाग निचली चोंच में काटा जाता है, 1/4 भाग है वो ऊपरी चोंच में काटा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मुर्गियों में डीबीकिंग करते समय ऊपरी चोंच में कितना काटना चाहिए? चोंच कितनी काटनी चाहिए? तो 1/4 भाग काटना चाहिए। अगर निचली चोंच का पूछे तो वो कब कितनी काटनी चाहिए? 1/8 भाग। समय का पूछे कब काटनी चाहिए? तो 1 माह की उम्र में काटनी चाहिए। और जो डीबीकिंग करने का यंत्र है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डीबीकर। डीबीकर, बीकर के आगे डी लगा देना। डीबीकर है जो ये डीबीकिंग करने का यंत्र है। अब पढ़ते हैं अपन डीवर्मिंग। कौन से पढ़ते हैं? अगली टर्मिनोलॉजी कौन सी है? डीवर्मिंग। डीवर्मिंग, डीवर्मिंग जैसा कि सबसे पता चलता है डीवर्मिंग। डी का मतलब हो गया हटाना या निकालना, डी का मतलब क्या हो गया? हटाना। अब है वर्म। वर्म का मतलब क्या होता है? आंतरकर्मी होता है। क्या होता है? आंतरकर्मी या विभिन्न प्रकार के जो कर्मी या कीड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वर्म बोलते हैं। तो डीवर्मिंग का मतलब क्या हो गया? मुर्गियों या पशुओं का कोई पेट है उनसे आंतरकर्मियों को हटाना। डीवर्मिंग का मतलब क्या हो गया? मुर्गियों या पशुओं से, पशुओं के पेट से आंतरकर्मियों को हटाना, आंतरकर्मियों को हटाना क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है। डीवर्मिंग या इसको क्या बोलते हैं? डीवर्मिंग। यानी कि अपने जो पशु होते हैं, पशुओं के जो पेट होता है इनके अंदर जो आंतरकर्मी जमे हुए होते हैं उनको बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? डीवर्मिंग कहलाती है। डीवर्मिंग कब करते हैं? समय की बात करें तो प्रथम बार जब डीवर्मिंग करते हैं तो वो 4 से 5 सप्ताह की उम्र में करते हैं। प्रथम बार डीवर्मिंग कब करते हैं? 4 से 5 माह की उम्र में करते हैं। और द्वितीय डीवर्मिंग करते हैं वो करते हैं 6 से 6 माह की उम्र में। उसके बाद प्रत्येक 20 से 25 दिन के बाद में डीवर्मिंग की क्रिया करनी चाहिए। प्रथम डीवर्मिंग पशुओं में कब करते हैं? 4 से 5 माह, 4 माह की उम्र में या 4 से 5 माह की उम्र में करते हैं। पशु जब 4 या 5 माह का हो जाता है तो उसमें प्रथम डीवर्मिंग की क्रिया की जाती है। अब द्वितीय डीवर्मिंग की क्रिया कब करते हैं? अगर द्वितीय डीवर्मिंग की बात करें तो वो 6 माह की उम्र में की जाती है। कब की जाती है? पशु जब 6 मंथ का हो जाता है, 6 महीनों का हो जाता है तो उसमें द्वितीय बार डीवर्मिंग की जाती है। द्वितीय बार, प्रथम बार यानी कि पहली बार डीवर्मिंग करते हैं कब करते हैं? 4 से 5 माह की उम्र में की जाती है। उसके बाद प्रत्येक 20 से 25 दिन में डीवर्मिंग क्रिया की जाती है। अपन एक बार पशु 4-5 महीनों का हो गया, अपन ने डीवर्मिंग क्रिया कर दी। पशु के जो पेट है उसके अंदर जो भी आंतरकर्मी जमे हुए थे उन सबको हटा दिया। अगली बार कब करेंगे? जब पशु 6 माह की उम्र में हो जाएगा तो अपन डीवर्मिंग करेंगे। उसके बाद तीसरी बार या चौथी बार करेंगे तो प्रत्येक 20 से 25 दिन, लगभग 1 महीने समथिंग अपन 20 से 25 दिन मान सकते हैं। प्रत्येक 20 से 25 दिन बाद में डीवर्मिंग की क्रिया की जाती है। अब बात करते हैं कि डीवर्मिंग क्रिया किससे की जाती है? तो डीवर्मिंग की क्रिया जिस रसायन से की जाती है उस रसायन का नाम है नीलाथोसा।
डीवर्मिंग की क्रिया में कौन किसका प्रयोग करते हैं? डीवर्मिंग की क्रिया में नीला थोथा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? नीला थोथा। CuSO4 5H2O। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट के साथ में जब जल के 5 अणु जोड़ दिए जाते हैं तो वो कैसे में बदल जाता है? नीला थोथा में बदल जाता है। उसके जो नीला थोथा होता है उसको जब पशु को खिलाते हैं या औषधि के रूप में देते हैं तो पशुओं में जो है अंदर कभी वो बाहर आ जाते हैं, जिस क्रिया को बोलते हैं डीवर्मिंग। अब डीवर्मिंग ये हो गया, तो इसमें अपन ने पढ़ा डीबीकिंग और डीवर्मिंग। डीबीकिंग का मतलब होता है पशु मुर्गियों या पक्षियों की चोंच काटना। जो उपयुक्त समय है वह 1 महीने की उम्र में काटते हैं। ऊपरी भाग है वो 1/4 काटते हैं, निचली भाग निचला भाग है वो 1/8 काटते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा डीवर्मिंग। डीवर्मिंग होता है कि पशु या मुर्गियों के पेट से अंदर कृमियों को हटाना। इसके लिए जो उपयुक्त रसायन वो है नीला थोथा। कब है तो प्रथम बार डीवर्मिंग करते हैं 4 से 5 की उम्र में, और उससे अगली बार करते हैं, द्वितीय बार जब करते हैं वो 6 माह की उम्र में, और उसके पश्चात प्रत्येक 20 से 25 दिन में की जाती है। डीबीकिंग हो गया, डीवर्मिंग हो गया, डीहोल्डिंग हो गया। पशुओं के सींग काट दिए, मुर्गियों की चोंच काट दी, उसके बाद मुर्गियों का अपन ने पेट काट दिए, सॉरी पेट से कीड़े भगा दिए। अब अपन कैनाबोलिज्म कि कैनाबोलिज्म क्या होता है? कैनाबोलिज्म अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं स्वजातीय भक्षण। क्या बोलते हैं? स्वजातीय भक्षण। स्वजातीय भक्षण जो अपन इस पहले डीबीकिंग क्या क्यों करते हैं? तो इस स्वजातीय भक्षण या कैनाबोलिज्म को क्रिया को रोकने के लिए यही की जाती है। मुर्गियों के एक दूसरे के चोंच मारकर घायल करती रहती है, उस क्रिया को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैनाबोलिज्म का। कैनाबोलिज्म को रोकने के लिए क्या करते हैं? वो डीबीकिंग करते हैं। अब कैनाबोलिज्म क्या होती है? स्वजातीय भक्षण क्या होती है? स्वजातीय भक्षण होती है मुर्गियों या अन्य पक्षियों द्वारा एक दूसरे को मारकर घायल करना। क्या होती है कि मुर्गियों, जहां भी मैं मुर्गियां लिखूं इन टर्मिनोलॉजी तो समझ लेना पक्षियों की बात हो रही है। इसमें सारे पक्षी आ जाए। अपने कुक्कुट में कौन कौन से आते हैं कल मैंने बताया था, बटेर है, तीतर है, शतुरमुर्ग है, ये सब अपने कुक्कुट वर्ग में आते हैं। तो मुर्गियों या पक्षियों द्वारा चोंच मारकर एक दूसरे पक्षी को घायल करना, चोंच मारकर एक दूसरे पक्षी को घायल करना, एक दूसरे पक्षी को घायल करना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म कहलाता है। कैनाबोलिज्म क्या होती है? जो मुर्गियां है, जो रैन बसेरा होता है, मुर्गीशाला होता है, उसमें जो मुर्गी रहती है वो मुर्गियां एक दूसरे पक्षी को घायल कर देती है, दूसरी मुर्गी को चोंच मारकर घायल करती है। उसी क्रिया को क्या बोलते हैं? कैनाबोलिज्म या स्वजातीय भक्षण करते हैं। तो ये स्वजातीय भक्षण या कैनाबोलिज्म क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है सोडियम क्लोराइड की कमी। मुर्गियों के अंदर सोडियम क्लोराइड NaCl की कमी। मुर्गियों के अंदर सोडियम क्लोराइड NaCl की कमी के कारण ये क्या होता है? कैनाबोलिज्म की क्रिया है जो या स्वजातीय भक्षण की जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। अब बात करते हैं इससे आगे अपन कैपोनाइजेशन। किसकी बात करते हैं? कैपोनाइजेशन क्या होता है? कैपोनाइजेशन मुर्गे के बंध्याकरण की क्रिया, मुर्गे के अन्नवाहिनियों को हटा देते हैं, जैसे मुर्गे की प्रजनन क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? कैपोनाइजेशन बोलते हैं। मुर्गे के बंध्याकरण की क्रिया, मुर्गे की बंध्याकरण की क्रिया क्या कहलाती है? कैपोनाइजेशन क्या होता है? मुर्गे के बंध्याकरण की क्रिया। मुर्गे के बंध्याकरण के लिए क्या करते हैं? अन्नवाहिनी को हटा देते। क्या कर देते? अन्नवाहिनी को हटा देते, अन्नवाहिनी या अन्नग्रंथि को हटा देते। किसको हटाते हैं? अन्नवाहिनी या अन्नग्रंथियों को हटा देते। किसको हटाते हैं? अन्नग्रंथियों को हटा देते, जिससे मुर्गे की जो प्रजनन क्षमता है, प्रजनन क्षमता
वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मुर्गे के अंदर अंड ग्रंथियों को हटाकर मुर्गे की प्रजनन क्षमता को समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, कैपोनाइजेशन कहलाती है। यानी कि मुर्गे के अंदर बंधियाकरण की क्रिया, सीधे भाषा में कहें तो मुर्गे की प्रजनन क्षमता को समाप्त करना क्या कहलाता है, कैपोनाइजेशन कहलाता है। कैपोनाइजेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो रसायन होता है कैपोनाइजेशन के लिए। अब बात करते हैं उस रसायन की कि कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कैपोनाइजेशन की क्रिया में या मुर्गे के बंधियाकरण की क्रिया में डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। कौन से हार्मोन का, डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन। डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। यह जो डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन है, इसकी गोलियां आती है या टिक्की आती है, उसको मुर्गे की या नसबंदी के जो ये होती है गर्दन होती है यहाँ पर लगा देते हैं, और जिससे मुर्गे में बंधियाकरण की क्रिया हो जाती है, उसकी प्रजनन क्रिया है जो समाप्त हो जाती है, अंडग्रंथियां काम करना बंद कर देती है। उसके लिए रसायन कौन सा, डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन। ये रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है, डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन। अब क्यों करते हैं, इनका उद्देश्य क्या है कि दोस्तों बात करें कि मुर्गे में कैपोनाइजेशन की क्रिया करने की क्या आवश्यकता हो गई, अपन क्यों करना चाहते हैं मुर्गे में कैपोनाइजेशन की क्रिया। तो कैपोनाइजेशन की क्रिया करने का उद्देश्य है अधिक मांस उत्पादन या अधिक मांस प्राप्त करना, अधिक मांस प्राप्त करना। मुर्गे के अंदर जब अपन कैपोनाइजेशन की क्रिया कर देंगे तो वो प्रजनन की क्रिया है जो समाप्त हो जाएगी, जिससे मुर्गे की जो अन्य शक्ति है वो अन्य जगह इस तरह परिवर्तित होना बंद हो जाएगी, जिससे मुर्गे में अधिक मांस का निर्माण होगा। और मुर्गे में अधिक मांस को प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, कैपोनाइजेशन की क्रिया करते हैं। कैपोनाइजेशन की क्रिया के लिए कौन से हार्मोन का प्रयोग करते हैं, तो डाई इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें कि बंधियाकृत मुर्गे को क्या कहते हैं, तो बंधियाकृत मुर्गा कैपेन कहलाता है। क्या कहलाता है, बंधियाकृत मुर्गा क्या कहलाता है, कैपेन कहलाता है, कैपेन कहलाता है। तो यह हो गया कैपोनाइजेशन या मुर्गे में बंधियाकरण। क्या करते हैं, अंडग्रंथियों को हटा देते हैं, जैसे प्रजनन की क्षमता समाप्त हो जाती है। और कौन से हार्मोन का प्रयोग करते हैं, इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या है, अधिक मांस प्राप्त करना। और बंधियाकृत मुर्गा क्या कहलाता है, कैपेन कहलाता है। बंधियाकृत मुर्गा क्या होता है, कैपेन कहलाता है। अब अगली बात करें अपन कैपोनाइजेशन के बाद में, तो कैपोनाइजेशन के बाद में जो कैपोनाइजेशन की उम्र की बात करें कि उपयुक्त समय क्या रहता है, तो कैपोनाइजेशन के उपयुक्त समय की बात करें अपन, मुर्गे में कैपोनाइजेशन की क्रिया या बंधियाकरण की क्रिया कब करनी चाहिए, तो उपयुक्त समय है 10 माह। मुर्गा लगभग 10 महीने का हो जाता है, उसकी उम्र 10 माह हो जाती है, 10 महीना हो जाता है, तो उसमें अपन क्या कहते हैं, कैपोनाइजेशन की क्रिया करते हैं। तो इसमें अपन ने कहना बोली था, यह फिर मुर्गियां या पक्षियों पाई जाती है जिसके अंतर्गत मुर्गियां एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देती है। क्यों करती है, कैनोबलिज्म की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है, तो NaCl की कमी के कारण पाई जाती है। अगला पढ़ा था अपन ने कैपोनाइजेशन, मुर्गे की प्रजनन क्षमता समाप्त करना या बंधियाकरण करना कैपोनाइजेशन कहलाता है। इथाइल स्टील वेस्टोल हार्मोन, डाई स्टील वेस्टोल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ में पढ़े कि बंधियाकृत मुर्गा क्या कहलाता है, तो बंधियाकृत मुर्गा कैपेन कहलाता है। कैपोनाइजेशन की मुर्गे में उपयुक्त उम्र क्या है, तो मुर्गे में कैपोनाइजेशन की उपयुक्त उम्र है 10 माह। क्या उद्देश्य है कैपोनाइजेशन का, तो है अधिक मांस प्राप्त करना। अगला बात करें अपन कैपोनाइजेशन के बाद में एक शब्द आता है फर्सिंग। अगली टर्मिनोलॉजी है फर्सिंग। दोस्तों ये फर्सिंग क्या होता है उसके बारे में आपकी बात करें। फर्सिंग होता है कि गर्भित भेड़ होती है, उसको ब्याने से 3-4 सप्ताह पूर्व जो अतिरिक्त आहार देते हैं, जिसको दाना दिया जाता है या अतिरिक्त आहार चारा वगैरह खिलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फर्सिंग बोलते हैं। तो क्या होता है फर्सिंग, गर्भित भेड़ को ब्याने से 3-4 सप्ताह पूर्व, ब्याने से 3-4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार, क्या कहलाता है, फर्सिंग कहलाता है। अतिरिक्त आहार, गर्भित भेड़ होती है कोई भी जिसमें 42 से 3-4 सप्ताह पूर्व अपन जो भी अतिरिक्त आहार देते हैं, जिनमें चारा खिला देते हैं,
या फिर उसको गर्भित भेड़ को दाना दिया जाता है, संतुलित आहार दिया जाता है। जो अपन डेली आहार देते हैं उस आहार के अलावा जो अपन अतिरिक्त आहार देते हैं उस आहार को क्या कहलाता है, वो फलसिंग कहलाता है। फलसिंग के बाद में आता है स्ट्रीमिंग अप। स्ट्रीमिंग अप, फलसिंग के बाद में कौन सा शब्द आता है, फलसिंग के बाद में जो शब्द आता है वो होता है स्टमिंग अप। स्टमिंग अप क्या होता है, तो स्टमिंग अप होता है वो गाय और भैंस को अतिरिक्त आहार दिया जाता है। कब दिया जाता है स्टमिंग अप, तो वो स्टमिंग अप होता है 6 सप्ताह पूर्व दिया जाता है स्टमिंग अप। स्टमिंग अप की बात करें कि स्टमिंग अप क्या होता है, तो गाय और भैंस को ब्याने से 6 सप्ताह पूर्व, गाय और भैंस को ब्याने से 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है, स्टमिंग अप कहलाता है। फलसिंग अप होता है जो बकरी हो या भेड़ को 3-4 सप्ताह पूर्व ब्याने से 3-4 सप्ताह पूर्व दिया जाता है। और स्टमिंग अप होता है, ये होता है गाय या भैंस को ब्याने से 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि भेड़ को 3-4 सप्ताह ब्याने से 3-4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला जो आहार होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्शन दे सकते हैं स्टमिंग अप, फलसिंग या संतुलित आहार, प्रोटेक्शन, राशन, कुछ भी ऑप्शन आ सकता है। अपन को एक एक चीज का ध्यान रखना है। मैंने कहा एक एक चीज गहराई से पढ़ोगे अपन तो 45 क्वेश्चन सही हो। ये हो गया फलसिंग अप। उसके बाद में हो गया अपना स्टमिंग अप। उसके बाद में एक शब्द आता है डाउन कवर। कि ये डाउन कवर क्या होता है, तो डाउन कवर होता है जब भी पशु ब्याता है, गाय या भैंस, अब ब्याने के 15 दिन पूर्व का अनुमानित समय। मान लो आज अपन कोई भी पशु है, आज से 10-15 दिन बाद में जो ब्याएगा उसका जो अपन अनुमान लगाते हैं कि ये गाय है या कोई ये पशु है। अपन जब गांव में रहते हैं तो घर वाले अपन को बोलते रहते हैं, तो पशु ब्याता है तो वो बोलते हैं कि इससे ये 10 से 15 दिन बाद में ब्याह जाएगा। तो वो जो अनुमानित समय है वही डाउन कवर कहलाता है। डाउन कवर क्या होता है कि पशु के ब्याने से 15 दिन पहले का अनुमानित समय, ब्याने से 15 दिन पूर्व या 15 दिन पहले का अनुमानित समय। अपने घर वाले या अपने कोई घर में बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपन को गाय को देखकर बता देता है कि गाय 15 दिन में ब्याह जाएगी, या भैंस होती है तो बता देता है भैंस 15 दिन में ब्याह जाएगी। जो ये 15 दिन समय होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है डाउन कवर। अब अपन डाउन कवर के हो गया, स्टमिंग अप हो गया। बात करते हैं अपन कास्टिंग। अगला शब्द आता है कास्टिंग। तो ये कास्टिंग क्या होता है, अपन ने पहले कलिंग पढ़ा था लेकिन अब ये कास्टिंग आ गया। कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग के बारे में बात करें कि कास्टिंग क्या होता है, तो अपन ये कास्टिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। कास्टिंग होता है पशुओं में अपन कोई सर्जरी कर रहे हैं या चीरा लगा रहे हैं, कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं, या अपन पशुओं में डिहॉर्निंग की क्रिया कर रहे हैं यानी तो काटने की क्रिया कर रहे हैं। तो उन क्रिया को करने के लिए अपन क्या करते हैं, पशु को जमीन पर गिराते हैं। जो पशु को जमीन पर गिराने की क्रिया होती है वही क्या होती है, कास्टिंग। तो कास्टिंग क्या होते हैं कि पशु में कोई भी क्रिया करने के लिए, कोई चीरा लगाने के लिए, एक काटने के लिए, कोई सर्जिकल क्रिया, इंजेक्शन लगाने के लिए पशु को जमीन के बाईं तरफ गिराना। ये ध्यान रखना, हमेशा पशुओं को अपन भी गिराने ध्यान रखना। आप गांव में भी कभी देखना, अपने घर जाके देखना, कोई डॉक्टर आता है, कपूर आता है, वो पशुओं को बाईं तरफ गिराता है। पशुओं को किधर गिराता, बाईं तरफ गिराता है, बाईं तरफ गिराता है। ये ध्यान रखना। अब ये बाईं तरफ क्यों गिराता है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे कि पशुओं को जमीन के बाईं तरफ क्यों गिराते हैं, दाईं तरफ क्यों नहीं गिराते। आप कमेंट में बता देना, कल मैं आपको बता दूंगा। ये आपके लिए हो रहेगा कि पशुओं को अपन गिराते हैं जमीन पर तो बाईं तरफ क्यों गिराते हैं। तो कास्टिंग क्या हो गया, पशुओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं करने के लिए, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने के लिए पशुओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए जमीन पर बाईं तरफ गिराना, बाईं तरफ गिराना क्या कहलाता है, कास्टिंग कहलाता है। विभिन्न क्रियाएं जैसे पशुओं को इंजेक्शन लगवाना, कोई सर्जिकल क्रिया करनी है, डीहॉर्निंग करना है, या सींग काटनी है,
डी ऑर्निंग हो गया, उसके बाद में पशु के खुर काटने हैं, इन सब के लिए अपने पशु को जमीन के बाईं तरफ गिराते हैं। किधर गिराते हैं? बाईं तरफ गिराते हैं। हमेशा ध्यान रखना, पशुओं को बाईं तरफ गिराते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि पशुओं को किस तरफ गिराना चाहिए? बाईं तरफ गिराना चाहिए। क्यों गिराना चाहिए ये आपको कमेंट में बताना है, और कल मैं आपको बता दूंगा कि पशुओं को जमीन के बाईं तरफ भी क्यों गिराते हैं, दाईं तरफ क्यों नहीं गिराते हैं। और कास्ट के लिए सबसे उपयुक्त विधि बताऊं तो इस विधि का नाम है रीयूज विधि। रीयूज विधि, जो रीयूज विधि है, ये कास्ट में 2 प्रकार की विधियां होती हैं, उनमें से सबसे उपयुक्त विधि रहती है वो रहती है रीयूज विधि। तो दोस्तों आज अपन ने लगभग 10-15 टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। अब ज्यादा क्लास लंबी हो जाएगी, इसके लिए इससे अगले वाली क्लास कल अपलोड यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज अपन ने जो भी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, क्लास ली है, ये आपको समझ में आई होगी। रोज क्लास को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए क्लास अपलोड होते। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों मैं जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है लिखे हुए, वो अपन जो टेलीग्राम चैनल है अपना सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप के नाम से, जिसकी लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपको जैसे क्लास अपलोड होती है 2-3 दिन बाद में आपको वो लिंक जो वहां पर पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स है मेरे खुद के लिखे हुए, वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।